अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें। सबसे पहले बात क्रिकेट की। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप माफ़ कीजिएगा, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में अपने आखिरी लीग मैच में जिम्बाब्वे को 71 रन से हरा दिया। अब सेमीफाइनल में इंडिया का मुकाबला इंग्लैंड से 10 नवंबर को एडिलेड में होगा। इतवार के रोज कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 20 ओवर में 5 विकेट खोकर इंडिया ने 186 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने 25 बॉल में 61 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 244 रहा। इस दौरान 6 चौके और 4 छक्के लगाए। केएल राहुल ने भी 35 बॉल में 51 रन बनाए। जिम्बाब्वे के लिए सबसे ज्यादा 2 विकेट शॉन विलियम्स ने लिए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 17.2 ओवर्स में 115 रन पर ऑल आउट हो गई। अश्विन ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी को 2-2 विकेट मिले। इंडिया ने ग्रुप 2 में अपने 5 में से 4 मुकाबले जीते और 8 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पर पहुंच गया। इस ग्रुप से क्वालिफाई करने वाली दूसरी टीम पाकिस्तान रही। उसके 5 मैच में 6 पॉइंट्स हैं। ग्रुप 1 में न्यूजीलैंड पहले और इंग्लैंड दूसरे मकाम पर रहा। तंजानिया में इतवार के रोज प्लेन विक्टोरिया झील में डूब गया। इसमें 49 पैसेंजर मौजूद थे, जिसमें से 23 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि बाकी लोगों के बारे में अभी तक कोई इतला नहीं मिली। तंजानिया पुलिस के मुताबिक खराब मौसम की वजह से प्लेन झील में गिरा। प्लेन को नॉर्थ वेस्टर्न शहर बुकोबा में लैंड करना था। उसी दौरान यह हादसा पेश आया। पुलिस ने बताया कि मुसाफिरीन को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 5 साल पहले ऐसा एक वाकया नॉर्थ तंजानिया में हुआ था। सफारी कंपनी का प्लेन वहां पे हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। मुल्क की 6 रियासतों की 7 असेंबली सीटों पर हुए ज़मीनी इंतखाब के नतायज आ गए हैं। इनमें से 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। उत्तर प्रदेश की गोकर्णनाथ, बिहार की गोपालगंज, ओडिशा की धामनगर और हरियाणा की आदमपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। वहीं बिहार की मोकामा सीट पर आरजेडी कैंडिडेट और बाहुबली अनंत सिंह की बीवी नीलम देवी जीत गई। तेलंगाना में टीआरएस और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी की जीत हुई है। सभी सीटों पर 3 नवंबर को वोटिंग हुई थी। तेलंगाना के मुनुगुडु असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में टीआरएस ने शानदार कामयाबी हासिल की। टीआरएस उम्मीदवार के प्रभाकर रेड्डी ने बीजेपी उम्मीदवार कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी को 10,297 वोटों से हरा दिया। సార్వత్రిక ఎన్నికల తర్వాత వచ్చిన 3 ఉప ఎన్నికల్లో కూడా హుజూర్ నగర్, నాగార్జున సాగర్, తర్వాత మునుగోడు, ఈ 3 ఉప ఎన్నికల్లో కూడా టీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులను గెలిపించి నల్లగొండ గడ్డ మీద మొట్టమొదటిసారి 12కి 12 సీట్లను టీఆర్ఎస్ కు కట్టబెట్టినందుకు హృదయపూర్వకంగా ఈ కొత్త చరిత్ర లిఖించినందుకు నల్గొండ జిల్లా ప్రజానీకానికి, నల్గొండ జిల్లా చైతన్యానికి మేమందరం కూడా శిరస్సు వంచి, నల్గొండ చైతన్యానికి, నల్గొండ ప్రజానీకానికి శిరస్సు వంచి ప్రణమిల్లుతున్నాం, శిరస్సు వంచి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ ఎన్నికల్లో పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు, రాజకీయాల్లో హత్యలుండవు,
ఆత్మహత్యలు మాత్రమే ఉంటాయని చెప్తారు. ఈ ఎన్నికల్లో జరిగింది అదే. బలవంతపు ఉప ఎన్నికను आवाम क्या चाहती है? आवाम चाहती है हमारा भाईचारा। ये घर में एक फैमिली रहती है, फैमिली के जो हेड ऑफ द फैमिली यही सोचते हैं कि हमारे बच्चे सब मिलजुल कर रहे, प्यार और मोहब्बत से हिंदुस्तान की आवाम को ये चाहती है। यहाँ पर जितने लोग वाले किसी मदद का काम सब मिलजुल कर रहे, नहीं लोगों की आवाम ने ऐसे किया है कि हम गंगा जमुना तहजीब चाहते हैं, प्यार और मोहब्बत चाहते हैं और तरक्की चाहते हैं। सिर्फ हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, बड़े अजीम लीडर है, उन्होंने 14 साल जद्दोजहद कर कर तेलंगाना हासिल किया। 8 साल पहले उनकी हुकूमत बनी। 8 साल में जो तेलंगाना स्टेट की तरक्की है वो बेमिसाल तरक्की है, इतने एग्जाम्पल नहीं कर सकता। आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। यही नलगुंडे के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर था नहीं था, फ्लोराइड का फ्लोरेसिस का जो पानी जल जीवन के अंदर से निकला था, जल जीवन मिशन लोग इस्तेमाल करते हैं। पिछले साल 65 साल सीएम साहब ने 4 साल में पीने का पानी डेवलप किया। हमारे किसानों को రైతు బంధు రైతు बीमा किसानों फ्री करंट दिए। हर तरीके से हमारे बुजुर्गों को वजीफा मुकर रखी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नफरत फैलाने वाले और गुजरात को बदनाम करने वाले आइंदा असेंबली इंतखाबात में साफ हो जाएंगे। मोदी ने साउथ गुजरात के वलसाड़ जिले से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। उन्होंने कांग्रेस पर परिवारवाद का इल्ज़ाम लगाते हुए निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पहले एक ही ख़ानदान का राज चल रहा था, अब सियासत में नए नौजवान आ गए हैं। और उन्होंने कहा कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में गुजरात की आवाम गुजरात को बदनाम करने वालों को सबक सिखाएगी। प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मनનો અવાજ બોલે છે, પ્રત્યેક ગુજરાતના હૈયામાંથી નાદ નીકળે છે। કયો નાદ નીકળે છે? ભાઈઓ બહેનો, અંદર મનમાંથી નીકળે છે અવાજ। એ હું કેવું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। હું કહીશ આ ગુજરાત, તમે બધા હાથ આમ કરીને બોલજો, મેં બનાવ્યું છે આ ગુજરાત, आ गुजरात, आ गुजरात, और जोर से आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। प्रत्येक गुजरातीए गुजरात बनाव्યું છે। प्रत्येक गुजरातीए खूब मेहनत કરીને લોહી પસીનો એક કરીને ગુજરાત બનાવ્યું છે ભાઈઓ। એટલે આજે પૂરી દુનિયામાં અમારો એક જ સંદેશો છે અને સંદેશો છે આ ગુજરાત, આ ગુજરાત, આ ગુજરાત। गुजरात असेंबली इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर है। रियासत की 182 असेंबली सीटों के लिए 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और नतायज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी मसाइल पर बात कर रही है और आवाम को यकीन दिला रही है कि पार्टी किस तरह से उन मसाइल को हल करेगी। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनती है तो वो आवाम के लिए क्या कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि हम गुजरात की आवाम से किए गए 8 वादे पूरे करेंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 500 रुपए में LPG सिलेंडर, नौजवानों को 10 लाख नौकरियां, किसानों का 3 लाख तक कर्ज माफ। हम गुजरात के लोगों से किए गए तमाम वादे पूरे करेंगे। आपको बीजेपी के डबल इंजन के फरेब से बचाएंगे। रियासत में तब्दीली का जश्न मनाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इख्तिदार का गलत इस्तेमाल करते हुए मुनसिफाना और सेहतमंद इंतखाबी अमल में अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस के तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी ने आज कहा कि मोदी की तवज्जो इख्तिदार और हुकूमत के जरिए आवाम की खिदमत पर नहीं बल्कि इंतखाबात में बीजेपी की जीत के लिए काम करना उनका पसंदीदा काम बन गया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में वज़ीर आज़म का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें वो बीजेपी के बागी MLA किरपाल परमार पर दबाव डालकर कांगड़ा के फतेहपुर से आजादाना तौर पर इलेक्शन न लड़ने की दरखास्त कर रहे हैं। वीडियो में जो देखा है मानसिक दबाव,
और वैसे दबाव देने के शब्द माननीय प्रधानमंत्री जैसे पद के व्यक्ति द्वारा एक एमएलए इलेक्शन में, उसके विषय में मैंने 6 बिंदु आपके सामने रखे हैं। पहला बिंदु है कि ये दिखाता है कि माननीय प्रधानमंत्री की वरीयता की सूची, प्रायोरिटी लिस्ट विकृत है, उल्टी पुल्टी है। उनका ध्यान होना चाहिए आर्थिक दुर्दशा पे, बेरोजगारी पे, कीमतें बढ़ने पे, न कि इस प्रकार की चीजों पे। दूसरा पहलू उनका सुशासन पे फोकस नहीं है, ये दर्शाता है, बल्कि चुनाव प्रसार में, चुनावी प्रसार अभियान सिर्फ उनके लिए प्यारा सबसे ज्यादा है। तीसरा, माननीय प्रधानमंत्री ने एक प्रकार से आदर्श संहिता का उल्लंघन किया है। ये एक भ्रष्ट निर्वाचन प्रैक्टिस है, ये एक गलत दुरुपयोग है निर्वाचन की प्रक्रिया, जब आदर्श संहिता चल रही हो किसी ऊपर दबाव डालना। और हम इसके विषय में चुनाव आयोग निश्चित जाएंगे और हमारे जो कानूनी अधिकार है उनका प्रयोग करेंगे। चौथा, ये दर्शाता है बीजेपी का भय, बीजेपी की घबराहट, बौखलाहट, हार निश्चित उनको लग रही है, इसलिए इस प्रकार की चीज हो रही है एक एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के विषय में। पांचवा, हम आपके समक्ष छोड़ देते हैं ये बात सोचने के लिए कि इतने बड़े पद का व्यक्ति इस स्तर पे क्या जाएगा, ये बोलने के लिए। और छठा, आप सोचिए कि अगर बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने आज शिमला में पार्टी का इंतखाबी मंशूर संकल्प पत्र जारी किया। इसमें 11 मुख्तलिफ वादे किए गए हैं, जिनमें रियासत में यकसा सिविल कोड, हर शोबे में रोजगार के 8 लाख मौके, हर गांव के लिए हर मौसम के एतबार से मुनासिब सड़कें और बुनियादी ढांचे, नकलो हमल और तीरथ पर अगले 10 साल में 12,000 करोड़ रुपए के अखराजात शामिल हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क अभियान है। आज के दिन सभी हमारे नेता, केंद्रीय नेता भी, प्रदेश के नेता भी और हमारे जिला के नेता, पदाधिकारी सभी 68 की 68 विधानसभा में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, महाजनसंपर्क अभियान। उसी में मैं भी शामिल हुआ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह जी भी इसमें शामिल हुए, हमारे मंगल पांडे जी भी शामिल हुए, संजय जी भी शामिल हुए। हम सब लोग आज शिमला में लोअर बाजार में महाजनसंपर्क अभियान हम लोग ने किया। आपने भी देखा, आपके कैमरों ने कैद किया किस तरीके का उत्साह आपको दिख रहा है। लोग दुकानों से निकल करके इस महाजनसंपर्क अभियान को आशीर्वाद दे रहे हैं। और अभी इसके बाद मैं सोलन आऊंगा, तो एक उत्साह देखने को मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति रुझान देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अथाह प्रेम हिमाचल प्रदेश की जनता ने संजो के रखा है और अटूट विश्वास, और जो विकास के काम है उसको जिस तरीके से जमीन पर हमारे जयराम ठाकुर जी ने उतारा है, उसको आशीर्वाद देने का हिमाचल की जनता ने मन बनाया है। और 12 तारीख को वो भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी, ये विश्वास ही है मुझे। और उत्साह के कारण मैं समझता हूं कि उनके लिए एक पर्व का माहौल है। आज भी महाजनसंपर्क अभियान में मुझे एक पर्व का माहौल दिखा, कार्यकर्ताओं के बीच में भी दिखा। कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे कि उनको उत्साह को चैनलाइज करते हुए मैं आगे बढ़ा हूं। तो इस संपर्क अभियान में मीडिया के साथियों से मेरा निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारी आवाज को जनता के बीच में ले जाएं और आशीर्वाद को और बुलंद करें, यही मुझे कहना है। फुल मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है सर, कांग्रेस पार्टी ने 10 एश्योरेंसेस की हैं, तो उससे किस तरह से भिन्न है? कांग्रेस पार्टी को अपने ही मैनिफेस्टो पर विश्वास नहीं है। लिखने वाले ने पढ़ा नहीं, पढ़ने वाले ने लिखा नहीं।
इंतखाबात आते ही भारतीय जनता पार्टी के कायदीन को ट्रिपल तलाक, कॉमन सिविल कोड और ऐसे ही मामले नजर आते हैं जो मुसलमानों से जुड़े हैं। आज अमित शाह हिमाचल प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 3 तलाक का बिल पास करवा दिया है और अगर हिमाचल में इलेक्शन वो जीत जाती है तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड भी नाफिज कर दिया जाएगा। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल से देश की जनता, हमारे देश की मुस्लिम बेटियां, माताएं मांग करती थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए। मुझे बताओ, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में नहीं हटाती थी। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार ला दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। इस यात्रा को आवाम का काफ़ी अच्छा रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। आपको बता दें कि 7 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना में आखिरी ये उसका दिन होगा। उसके बाद ये यात्रा महाराष्ट्र में दाखिल हो जाएगी और 7 नवंबर को कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बड़ा जलसे आम मुनक्किद किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमन ने इशारा दिया कि मरकज जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत का दर्जा देने के बारे में गौर कर रहा है। वज़ीर फाइनेंस नई दिल्ली में एक इवेंट में मरकज की तरफ से रियासतों को दिए जाने वाले फंड के बारे में बता रही थी, जब उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर फिर से रियासत बन सकता है। हालांकि फिर उन्होंने अपनी बात को संभालते हुए कहा कि ऐसा आने वाले वक्त में हो सकता है। हफ्ते को सेंटर स्टेट रिलेशंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म द पाथ टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत नाम के इवेंट में निर्मला सीतारमन ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 14वें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को पूरी तरह से कबूल कर लिया है, इसीलिए आज रियासतों को टैक्स में 42% अमाउंट दिया जाता है। The 14th Finance Commission submitted a report in 2015 and said what was still then being given, which is 32% of all tax collected should be given to the states, was changed to 42% all at one go. Meaning
Till then, if out of every 100 rupees that was collected from tax, 32 rupees had to go to the states. That Finance Commission said, now you raise it to 42%, which means the center will have lesser amount in its hand. Prime Minister Modi, without a second thought about it, fully accepted the Finance Commission, and that is why today states get 42% of the amount, now reduced by 141% because J&K is no longer a state. It will soon become maybe sometime. So the 14th Finance Commission submitted a report in 2015. तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने पहली बार मंदिर की मुकम्मल जायदाद की इतला पब्लिक डोमेन में रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हफ्ते को व्हाइट पेपर जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि मंदिर का करीब 5,300 करोड़ का 10.3 टन सोना और 15,938 करोड़ नगद नेशनलाइज्ड बैंकों में जमा है। मंदिर की मजमूई जायदाद या टोटल जो एसेट्स हैं वो 2,26,000 करोड़ के हैं। ट्रस्ट के एक ओहदेदार AV धर्म रेड्डी ने बताया कि प्रेजेंटली ट्रस्ट बोर्ड ने 2019 से अपने इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस को मजबूत किया है। 2019 में कई बैंकों में 13,025 करोड़ रुपए नगद था, जो बढ़कर 15,938 करोड़ हो गया। पिछले 3 सालों की इन्वेस्टमेंट में 2,900 करोड़ का इजाफा हुआ। वहीं ट्रस्ट के शेयर किए गए बैंक वाइज स्टेटमेंट में 2019 में TTD के पास 7,339 टन सोना जमा था, जो पिछले 3 सालों में 2.9 टन जोड़ बढ़ गया है। TTD ने कुछ सोशल मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बताया, जिसमें दावा किया जा रहा था कि ट्रस्ट के चेयरमैन और बोर्ड ने फंड आंध्र प्रदेश हुकूमत की सिक्योरिटीज पर इन्वेस्ट किया। TTD ने कहा कि ऐसा नहीं किया गया, बल्कि बचे हुए फंड को शेड्यूल्ड बैंक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एक प्रेस रिलीज जारी कर ट्रस्ट ने कहा कि श्रीवारी के भक्तों से गुजारिश है कि वो इस तरह के झूठी अफवाहों पर यकीन ना करें। बैंकों में जमा किया गया नकद और सोने का इन्वेस्टमेंट बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से और सही तरीके से किया जाता है। डोनेशन पाने के मामले में दुनिया का सबसे अमीर मंदिर आंध्र प्रदेश का तिरुमला तिरुपति मंदिर है। मंदिर के पास अलग अलग जगहों पर 7,123 एकड़ में फैली जुमला 960 प्रॉपर्टीज है। यहाँ चांदी से लेकर कीमती पत्थर, सिक्के, कंपनी के शेयर और प्रॉपर्टी जैसी चीजें भी डोनेशन में दी जाती हैं। साउथ इंडिया के सभी मंदिर अपनी खूबसूरती के लिए और अपनी तौसी के लिए माने जाते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी मंदिर सबसे ज्यादा मशहूर है। तिरुपति बालाजी का मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। इस मंदिर को हिंदुस्तान का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर रोज करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया जाता है। मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में 8 में से 2 चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया। इन्हें नमीबिया से लाया गया था। पीएम मोदी ने अपनी सालगिरह 17 सितंबर को इन्हें कुनो पार्क में छोड़ा था। ये सभी चीते 50 दिन से क्वारंटाइन एरिया में रह रहे हैं। 6 चीते अभी भी क्वारंटाइन हैं, जिन्हें बाद में छोड़ा जाएगा। चीते को छोड़े जाने का वीडियो शेयर करते हुए पीएम मोदी ने खुशी जताई। उन्होंने वीडियो ट्वीट में कहा कि मुझे ये जानकर खुशी हुई कि सभी चीते सेहतमंद हैं, अच्छी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। खास बात यह है कि एक मादा चीते का नाम पीएम ने आशा रखा है। चीता टास्क फोर्स ने कहा कि इनको ज्यादा दिन छोटे बाड़े में रखना ठीक नहीं है। अब जल्द ही बाकी चीतों को भी छोड़ा जाएगा। DFO PK वर्मा ने बताया कि अभी सिर्फ नर चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ा गया, जहां इनके शिकार के लिए हिरन, चीतेल जैसे छोटे जानवर मौजूद हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली शराब आबकारी पॉलिसी घपले के सिलसिले में दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया के पर्सनल असिस्टेंट देवेंद्र शर्मा के घर समेत 5 मकामात पर तलाशी ली है। शर्मा से दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात के सिलसिले में पूछताछ भी की गई है। अगस्त में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बुनियाद पर FIR की गई एक मामला इसमें दर्ज किया था। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना ने एक सिफारिश की थी, जिस पर CBI ने ये FIR दर्ज की थी।
जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। इसके चलते इतवार को जम्मू के पुंछ और राजौरी जिले को साउथ कश्मीर से जोड़ने वाली मुगल रोड बंद कर दी गई। ओहदेदारों के मुताबिक यहां हफ्ते को ज्यादातर इलाकों में रात भर नॉर्मल से ज्यादा बर्फबारी हुई। इतवार की सुबह श्रीनगर में 26.1 mm, काजीकुंड में 16.0 mm यहाँ पे इन इलाकों में बर्फबारी और बारिश हुई। नवंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशकशी की गई है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने कहा कि जम्मू शहर में हफ्ते और इतवार की रात तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई। आबो हवा से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFC जिसे COP27 कहा जाता है, इसकी फरीकों की कॉन्फ्रेंस का 27वां इजलास आज शर्मुल शेख मिस्र के शहर में शुरू होगा। ये कॉन्फ्रेंस इस माह की 18 तारीख तक चलेगी। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के वजीर भूपेंद्र यादव इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तानी वफद की क़यादत कर रहे हैं। यादव ने कहा कि पूरी दुनिया आबो हवा में तब्दीली से निपटने के लिए ठोस तौर तरीकों पर तबादला ख्याल करने के लिए जमा हुई है। are already hurting countries, communities and economies. We need to dramatically cut greenhouse gas emissions by 45% by 2030. We must double funding for adaptation and see real progress on loss and damage. COP27 must be when climate action becomes the global priority that we need it to be. ट्विटर के शरीक बनी और साबिक CEO जैक डॉर्सी ने उन लोगों से माफी मांगी जिन्हें माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के हुसूल के बाद बरतरफ कर दिया गया। सैन फ्रांसिस्को में कायम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर छटनी के दरमियान डॉर्सी ने इसरार किया कि मौजूदा सूरत हाल के लिए हर कोई जिम्मेदार है और मैं जानता हूं कि मैं बहुत से लोग मुझसे नाराज हैं। जैक डॉर्सी ने ट्विटर पर लिखा कि ट्विटर पर माजी और हाल मजबूत और लचकदार हैं। वो हमेशा रास्ता तलाश करेंगे चाहे वो लम्हा कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। मुझे एहसास है कि बहुत से लोग मुझसे नाराज हैं। हर कोई जिस हालत में है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैंने कंपनी को बहुत जल्द एक बड़ा साइज दे दिया, मैं इसके लिए माजरत का हूं। मैं हर उस शख्स का शुक्रगुजार हूं कि और इससे मोहब्बत करता हूं जिसने कभी ट्विटर पर काम किया। मैं समझ सकता हूं कि एहतराम और मोहब्बत का ये रिश्ता मौजूदा हालात में बाहमी नहीं है और मुझे मुस्तकबिल में भी इसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन मैं ये सब समझ सकता हूं। ख्याल रहे कि टेस्ला के बानी एलन मस्क ने ट्विटर का कंट्रोल संभालते ही आधे मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। मुलाजिमीन को एक खुदकार ईमेल के जरिए मुलाजमत से निकाले जाने का मसला सुनाया गया था। ईरान के पासदारान इनकलाब इस्लामी कोर ने 3 मरहलों वाले ठोस ईंधन के कायम 100 सैटेलाइट कैरियर का तजुर्बा किया। ईरानी सरकारी अर्ना न्यूज़ एजेंसी ने यह इत्तला दी। अर्ना की रिपोर्ट में हफ्ते को बताया गया कि कायम 100 के पहले मरहले के इंजन ने जिसने जनवरी में अपना ज़मीनी तजुर्बा मुकम्मल किया था अपनी पहली ज़ैली मदार परवाज से गुजर चुका है। रॉकेट 80 किलोग्राम वजनी सैटेलाइट को ज़मीन की सतह से 500 किलोमीटर की मदार में रखने की सलाहियत रखता है। रिपोर्ट के मुताबिक मुताल्लिका टेस्टों के बाद कायम 100 अब वजारत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तैयार करदा नाहीद सैटेलाइट को मदार में भेजने के लिए तैयार है। फल्कियाती वाक़े के तहत इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा, लेकिन हिंदुस्तान में ये जुज़वी तौर पर नजर आएगा। सरकारी जियो ऑब्जर्वेटरी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्ता ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इस साल का आखिरी मुकम्मल चांद ग्रहण 8 नवंबर को होगा और यह ग्रहण जुज़वी तौर पर हिंदुस्तान में नजर आएगा। चांद ग्रहण पीर की दोपहर 2:38 पर शुरू होगा और इसका दरमियानी वक्त 4:29 होगा। उन्होंने बताया कि मुकम्मल चांद ग्रहण उस वक्त होता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती। इसकी वजह से तकमील के वक्त चांद को दरमियानी सुर्ख रंग का नजर आता है।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।